हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। उसी की हमने गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथडोलॉजीज़। तो मैथडोलॉजीज़ क्या होती हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उनमें किन तरीक़ों से या किन मेथड्स के द्वारा जो ह्यूमन जीनोम है उसके सीक्वेंस का पता लगाया गया, वो उसको बोलते हैं मैथडोलॉजी। दैट मीन्स जिन मेथड्स के द्वारा ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसेस को पता किया गया, कौन कौन से मेथड्स है वो हम देखते हैं। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। तो ये जो मेथड्स है इसमें मेन दो मेजर अप्रोचेस थी। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो जो फर्स्ट जो अप्रोच थी वो कौन सी थी? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, यानी कि इसी को बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट अप्रोच थी उसमें क्या हुआ कि जो उन सभी जीन्स के सीक्वेंस का पता किया जाए जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन या फिर RNA बनाने में। ये फर्स्ट अप्रोच थी, यानी कि इसमें सिर्फ उन्हीं जो जीन्स थे उन्हीं को सीक्वेंस को पता लगाना था जो कि इन्वॉल्व होती हैं RNA या फिर प्रोटीन बनाने में। ठीक है, तो यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, जैसे DNA में दो सीक्वेंस होते हैं ना, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? जो प्रोटीन नहीं बनाता, और जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो इस जो अप्रोच थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इसमें जो कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि जो प्रोटीन बना रहे हैं उन्हीं जीन्स के सीक्वेंस का पता लगाया गया। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of a genome that contained all the coding and non-coding sequences and later assigning different regions in the sequence with function, a term referred to as a sequence annotation. और जो सेकंड अप्रोच थी वो कौन सी थी? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का क्या मतलब है कि जितना भी जीनोम है उसके सीक्वेंस का पता कर लें। ठीक है, यानी कि जिसमें दोनों है इंक्लूडिंग कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे ये क्या है? डीएनए का जो 1% पार्ट है वो क्या बनाता है? प्रोटीन, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस जो होता है उससे प्रोटीन बनता है। और अदर जो 99% जो पार्ट है जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग। ठीक है, तो जो सीक्वेंस एनोटेशन है इसमें क्या किया हमने? जो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद जो सीक्वेंस थे उनमें जो डिफरेंट रीजन्स हैं उन रीजन्स को असाइन किया, मतलब कि नाम दिया गया उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और जो ये सेकंड अप्रोच थी जो सीक्वेंस एनोटेशन है, इसी को जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें लिया गया, जिसमें कि जो पूरा जीनोम था उसको आइडेंटिफाई किया। For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size. Recall, DNA is a very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long piece of DNA and clone a suitable host using specialized vector. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो सीक्वेंसिंग है उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो DNA है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा सेल से, यानी कि जो सेल है उससे बाहर निकालना पड़ेगा DNA को। ठीक है, अब DNA को जब बाहर आइसोलेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा? इसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाएगा, यानी कि जो स्मॉल पीस हैं DNA के उसमें तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रैगमेंट्स में टूटेगा वो किसकी हेल्प से टूटेगा? यानी कि जो DNA है इसको स्मॉलर साइज में कौन कन्वर्ट करेगा? तो इसके लिए एक एंजाइम यूज़ होगी, कौन सी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करेगी? जो ये DNA है उसको फ्रैगमेंट में तोड़ देगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? अब जो ये DNA है इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे, फिर इसको एक होस्ट में इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो होस्ट या बैक्टीरिया होगा उसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि इसकी जो कॉपीज़ हैं वो बनाई जा सके, क्लोनिंग की जा सके। ठीक है, तो अब जो ये DNA है इसको हम स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्यों तोड़ेंगे? तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये DNA क्या है? वेरी लॉन्ग पॉलीमर, यानी कि बहुत बड़ा पॉलीमर है, इसीलिए जो कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इनके सीक्वेंस को, लॉन्ग पीस ऑफ DNA को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पहले फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं, उसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। उसके बाद इनको क्या करेंगे? जो ये फ्रैगमेंट्स हैं, जैसे
जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इनको अब किस में डालेंगे, होस्ट में डालना है। होस्ट क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये डीएनए डालना है। तो ये जो डीएनए डायरेक्टली जो फ्रेगमेंट्स है वो होस्ट के अंदर नहीं जा सकती हैं, इसीलिए इसको डालने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है वेक्टर। ये वेक्टर क्या करेगा, जो आसानी से जो डीएनए के पीस है इनको बैक्टीरिया सेल में डाल देगा, ठीक है। बैक्टीरिया एक तरह से क्या होगा, जैसे हम कहीं जाने के लिए किसी बस का यूज़ कर रहे हैं, किसी गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक वेक्टर की तरह है, ठीक है। जैसे हम कार का यूज़ कर रहे हैं अपने किसी निर्धारित जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँचने के लिए, उसी तरह वेक्टर का यूज़ होता है जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है उनको डालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए है इसको बैक्टीरिया में जो वेक्टर है वो इंसर्ट कर देगा। फिर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा। तो ये जो ये डीएनए है इसकी कॉपी बना देगा। अब आगे क्या होगा, ये जो सेल है ये भी डिवाइड करेगी, फिर ये अपनी फिर से डीएनए बना लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग माने एम्प्लीफिकेशन हो रहा है डीएनए का, कॉपी बन रही है। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease. अब क्या हुआ कि जो डीएनए है इसमें क्या होगी, जो क्लोनिंग होगी डीएनए की, तो क्या होगा, बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी। फिर हम इजीली जो डीएनए की फ्रेगमेंट है उसके क्या कर पाएंगे, उसको सीक्वेंस कर पाएंगे, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, कॉपी, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो इसमें जो कॉमनली होस्ट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। अब ये दोनों ही क्या हैं, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एरिड द वेक्टर्स वर कॉल्ड एज BAC एंड YAC। और जो वेक्टर्स यूज होंगे वो कौन से होंगे, BAC एंड YAC। अब इनको क्यों बोला है, BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यानी कि जब बैक्टीरिया को हम होस्ट की तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वेक्टर कौन सा होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब और जो यीस्ट है, अगर हम यहाँ पे जो होस्ट है उसको यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, YAC, यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा है, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यानी कि BAC और YAC ये आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन ने बनाए हैं, इसीलिए इनको बोला गया है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। The fragments were sequenced using automated DNA sequences that work out on the principle of a method developed by Frederick Sanger. तो यहाँ पे जो ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर है ये क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होती है डीएनए में प्रेजेंट जो सीक्वेंसेस हैं उनका पता करने के लिए। अब ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर है ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इस प्रिंसिपल को डेवलप किया था कौन, साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक सेंगर ने, ठीक है। Remember, Sanger is also credited for developing methods for determination of amino acid sequences in proteins. और जो ये सेंगर साइंटिस्ट थे इन्होंने ही क्या किया था, जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है ना प्रोटीन के अंदर उसको डिटरमाइन किया था, ठीक है। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. अब क्या हुआ, जो डीएनए में ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट थे ना उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो ये सीक्वेंस है उनको अरेंज किया गया, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग रीजन क्या है, जैसे कि ये एक डीएनए है, इसमें जैसे कोई बेसिस हैं ATGC TGA, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, इस पे कौन से सीक्वेंस थे, जैसे GCATG, ठीक है। और एक सीक्वेंस लिया यहाँ पे, दूसरा फ्रेगमेंट लिया डीएनए का, उस पे क्या सीक्वेंस लिए, TGCAG, ठीक है। अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये क्या है, ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। तो अब जो ये ओवरलैपिंग रीजन्स हैं उनको एक सॉफ्टवेयर जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा
और उनके हिसाब से जो पूरा जीनोम का सीक्वेंस है उसको निकाल देगा, क्योंकि जो पूरा सीक्वेंस है उसको स्ट्रेटली अरेंज कर देगा, यानी कि एक ही लाइन में। कैसे? जैसे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन डीएनए जो सॉफ्टवेयर के बाद बना था, इसमें क्या सीक्वेंस है, ए टी जी सी टी जी ए, फिर क्या आ जाएगा, जी सी ए टी जी, फिर आ जाएगा टी जी सी ए जी। ठीक है, तो इस तरह अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन था, उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने इसको पूरा एक ही लाइन में अरेंज कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन में। दिस रिक्वायर्ड जनरेशंस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सिक्वेंसिंग। और जो ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स हैं, ये किस लिए यूज़ होती हैं, आगे जो सिक्वेंसिंग है उनके लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ दी सिक्वेंसेस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब जो ये स्ट्रेट लाइन में इनको अरेंज किया गया सीक्वेंस को, ये ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, इसको ह्यूमन नहीं कर सकते, इसलिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ किया गया। देयरफॉर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्राम है वो डेवलप किए गए इन सीक्वेंस का पता लगाने के लिए। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. अब क्या हुआ, जो ये सीक्वेंस थे इनको क्या किया गया, असाइन कर दिया गया, किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी कि इनको नाम दे दिया गया क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये क्या है, एक क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, ये कौन सा है, दूसरा क्रोमोसोम है। अब जैसे ये जीन है, जैसे मान लो ये है एक सीक्वेंस है जीन का, इसको क्या दे दिया गया, एक क्रोमोसोम, ये जो है इसको दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे करके इनको क्या कर दिया गया, असाइन कर दिया गया। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कम्प्लीटेड ओनली इन May 2006। अब क्या हुआ, जो ये सीक्वेंस था क्रोमोसोम 1 का, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, 2006 तक। यानी कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब कंप्लीट हो गया था, 2003 में। उसके बाद भी उसमें क्या हो गया, जो क्रोमोसोम 1 है उसको होने में कितना लंबा टाइम क्यों लग गया, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बेसिस हैं वो पाए जाते हैं। This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosomes and X and Y to be sequenced. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 क्रोमोसोम, जिसमें 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स यानी कि नॉर्मल, और जो 2 होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कौन से हो गए, एक्स एंड वाई, और बाकी जो थे 22 क्रोमोसोम्स वो थे नॉर्मल क्रोमोसोम्स। ठीक है, Another challenging task was assigning the genetic and physical map on the genome. अब नाम आ गया जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। तो जो जीनोम है, यानी कि जो जीनोम मैपिंग है वो कितने टाइप की है, 2 टाइप्स की, एक होती है जेनेटिक मैपिंग और दूसरी होती है फिजिकल मैपिंग। ठीक है, अब जो जीनोम मैपिंग है उसका क्या मतलब है कि जो जीनोम मैपिंग है उससे क्या हो रहा है, इनसे जीन्स को क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी जो लोकेशंस हैं उनका पता लगाया जा रहा है। ठीक है, और लोकेशंस के साथ साथ ही जो जीन्स के बीच कितना डिस्टेंस है ये भी जो जीनोम मैपिंग है उससे पता लगाया जाता है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या हेल्पफुल है, हाँ, क्योंकि जो जेनेटिक मैपिंग है ना, जीनोम मैपिंग, इससे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज़ है उनका पता लगाया जाता है और फिर उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें भी सिर्फ क्या मिलती है, फिर हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जो ये जेनेटिक मैपिंग है उसमें क्या होता है, उसमें क्या पता लगाया जाता है, जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच उसका पता लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। यानी कि अगर उनके बीच, जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनके बीच लिंकेज ज़्यादा है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है, अगर लिंकेज कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए इनके जो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है उसको पता लगाया जाता है जेनेटिक मैपिंग में। फिजिकल में क्या होता है, जो एग्जैक्टली है ना जीन्स की पोजीशन उसको पता लगाते हैं। ठीक है, this was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequences known as microsatellite
One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in next section of DNA fingerprinting. अब एक टर्म आई RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उस पर क्या होता है, जो जीन्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है उस पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करती है, कट करती है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जैसे हमने ली EcoRI, ठीक है। अब जो ये EcoRI है ये क्या करेगी, डीएनए को स्पेसिफिक जो रीजन है वहाँ पे कट कर देगी। ये जैसे 2 ह्यूमन बींग्स का डीएनए है, इसको यहाँ पे जो ये EcoRI है उसने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो इसमें ये हो गई, अब इसमें ये हो गई, ठीक है। अब इनको आगे क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाएंगे और फिर जो ये सीक्वेंस है उनका ये पता लग जाएगा कि जो ये फ्रेगमेंट्स हैं वो अगर कितनी चेंज हुई हैं, उनमें कितना डिस्टेंस है, नहीं है। तो अगर इनमें सीक्वेंसेस में जो दोनों ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए का सीक्वेंस था उसमें क्या हुआ, अगर क्लोज रिलेशन हुआ तो वो क्या हुए, रिलेटिव हुए। अगर ये क्लोजली रिलेशन इसमें नहीं हुआ, यानी कि जो ये सीक्वेंस है दोनों का डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो इस मेथड से यही पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उससे कंपेयर करके देखते हैं कि ये कितने एक दूसरे से रिलेटिव हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब इसका जो माइक्रो सैटेलाइट है ये क्या होती है, एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है जो आगे हम अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना उसमें करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जो साइलेंट फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।